भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण आज हमारा टॉपिक है 1885 में भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद पुनः कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिन कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होती है। तो आज हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किन कारणों से हुआ। सबसे पहला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह हुआ 1857 में। ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह को दबाने में जिस अमानुषिक कार्यवाही का सहारा ब्रिटिश शासन ने लिया, उससे भारतीय जनता का असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया। दूसरा कारण है राजनीतिक एकता की स्थापना। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत में देशी राजाओं का शासन था, लेकिन अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक जैसी शासन व्यवस्था लागू की, यातायात के साधनों का विकास किया। इससे पूरे भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। तीसरा कारण है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। 19वीं सदी में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकिशन मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। इस संस्था ने सती प्रथा का अंत, स्त्री शिक्षा, स्त्री उद्धार आदि कार्य किए। इसी तरह 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों के अध्ययन पे बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। साथ ही दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये भी लिखा कि विदेशी राज्य से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां हो, अच्छा है। इसी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम ब्लैटवेस्की और कर्नल एल्कॉट ने की। इन्होंने भारत आकर मद्रास प्रांत के अडियार को अपना मुख्यालय बनाया और इस संस्था ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पर बल दिया। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की। तो ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इन्होंने राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधानों से भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति मिली। सर विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर, जेकोबी, डॉक्टर भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों ने भारतीय जनता के सामने भारत का ऐसा इतिहास प्रस्तुत किया जिससे कि भारतीय जनता में अपने इतिहास के प्रति गौरव की भावना जागृत हुई और भारतीय जनता ने ये सीखा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति से हीन नहीं है। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेजों के भारत में आने से भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होने से भारतीय जनता ने मिल्टन, बर्क, मैकॉले, मील, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारकों की रचनाओं को पढ़ा। इन रचनाओं से भारतीय जनता को भी स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र आदि विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। एक दूसरा इसका फायदा ये हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारत में अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ और भारतीय जनता को भी कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा मिल सकी, जिससे कि शिक्षित और प्रबुद्ध भारतीय एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। नेक्स्ट है भारतीयों का विदेश गमन।
इसी समय बहुत सारे भारतीय विदेश जाने लगे और विदेश जाकर भारतीयों ने भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक विचारों को मूर्त रूप से कार्य करते हुए देखा और वो इस बात के लिए प्रेरित हुए कि हमारे देश में भी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से हमारे देश में प्रेस का विकास हुआ, समाचार पत्रों की संख्या बढ़ने लगी और इन समाचार पत्रों ने भारतीय जनता के सामने ब्रिटिश शासन की कमियों को रखा, जैसे संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, राफ्त गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका। इन रचनाओं में ब्रिटिश शासन की जो कमियां थी वो जनता के सामने लाई गई। इसी तरह कुछ ऐसी रचनाएं भी थी जिन्होंने राष्ट्रीयता के विकास में योगदान दिया, जैसे बंकिम चंद्र की आनंद मठ, वंदे मातरम आदि। नेक्स्ट है आर्थिक असंतोष। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण भी भारतीय जनता में असंतोष था। वो कौन सी नीतियां थी? पहली चीज़ ये कि अंग्रेज़ों के आने से भारतीय जनता के जो उद्योग धंधे थे वो पूर्णतः समाप्त हो गए। उद्योग धंधों के विनाश से भारतीय जनता कृषि कार्य करने लगी, लेकिन कृषि की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अकाल पड़ने लगे। अंग्रेज़ों ने कृषि की उन्नति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योग धंधे पूर्णतः समाप्त हो गए। तो इन आर्थिक नीतियों से भारतीय जनता में निरंतर असंतोष बढ़ता गया। नेक्स्ट है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। अंग्रेजों ने ये कहा था 1833 के अधिनियम में कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाएगा और किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के कारण कोई पद प्रदान करने में बाधा उपस्थित नहीं की जाएगी। और इस नीति को उन्होंने 1858 की घोषणा में भी दोहराया, लेकिन व्यवहार में उन्होंने इस नीति का पालन नहीं किया। ICS भारतीय नागरिक सेवा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय इस सेवा में प्रवेश लें, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी थी कि इस सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष थी। परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए भारतीय नागरिक सेवा में प्रवेश लेना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ भारतीय सफल हो जाते तो उन्हें कोई भी बहाना बनाकर इससे बाहर कर दिया जाता। जैसे अरविंद घोष को घुड़सवारी जैसी छोटी बात के आधार पर सेवा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसी तरह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी मामूली सी गलती के आधार पर इस सेवा में प्रवेश लेने से रोक दिया गया। और बाद में तो अंग्रेजों ने 1876 में इस सेवा में प्रवेश लेने की जो आयु थी वो 21 के स्थान पर 19 वर्ष कर दी। ऐसी स्थिति में भारतीयों के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि वे इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकें। तो इस प्रश्न पर भारतीय जनता को जागृत करने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था। और इस संस्था ने भी भारतीय जनता को, स्पेशली जो शिक्षित भारतीय जनता थी, उनको ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है जाति विभेद नीति। ब्रिटिश शासन ने जाति विभेद की नीति अपनाई। वो भारतीयों को आधे वनमानुष और आधे जंगली कहा करते थे। इससे भारतीय जनता में भी ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा की भावनाएं बढ़ती गई और इस बढ़ती हुई घृणा की भावना ने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना डेवलप की। नेक्स्ट है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सड़क, रेल, डाक तार, यातायात
और संचार के साधनों का तेजी से विकास हुआ। इससे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग बार बार मिलने लगे और देश हित में योजनाएं बनाने लगे। तो इन साधनों के विकास से राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। इसी समय इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया में राजनीतिक आंदोलन हुए। फ्रांस में तीसरे गणतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड में सुधार कानून पारित हुए। तो इन सब घटनाओं से भी भारतीय जनता स्वाधीनता संघर्ष हेतु प्रेरित हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन की नीतियाँ। लॉर्ड लिटन ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। वो नीतियाँ कौन सी थी? देखिए, पहली चीज़, लॉर्ड लिटन ने भारतीय नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, जिससे भारतीयों के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल होना बहुत कठिन हो गया। दूसरा, लॉर्ड लिटन ने 1877 में विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। इस समय दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और एक समाचार पत्र में तो यहाँ तक कहा गया कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तीसरी चीज, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 में लॉर्ड लिटन ने ये एक्ट पारित किया और इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। भारत के शिक्षित वर्ग ने इसे गैगिंग एक्ट कहा। इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ और अंत में विवश होकर लॉर्ड रिपन को ये कानून रद्द करना पड़ा। अगला जो कार्य था लॉर्ड लिटन का, वो था भारतीय शस्त्र अधिनियम। इस अधिनियम में ये कहा गया कि भारतीय बिना लाइसेंस कोई भी शस्त्र लेकर नहीं चल सकते, जबकि यूरोपियंस पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। भारतीय जनता ने इस कानून को अपना अपमान समझा और लॉर्ड लिटन की इन सभी नीतियों से भारतीय जनता में असंतोष जागृत हुआ। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। ये इल्बर्ट विवाद क्या था, आइए हम देखते हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक बिल रखा। इस बिल में यह कहा गया कि भारतीय जज अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमा सुन सकते हैं। इस विधेयक के प्रस्तुत होते ही भारत के समस्त अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और संगठित रूप में इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह झगड़ा कई महीनों तक चलता रहा और अंत में समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय जज अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुन तो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि भारतीय जज उस मुकदमे की सुनवाई ऐसी जूरी की सहायता से ही कर सकते हैं जिसमें कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हो। तो इस इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद ने भारतीय जनता को दो बातें सिखाई। एक तो ये कि बिना संगठित रूप से आंदोलन किए उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती, और दूसरी बात ये कि इस प्रकार का आंदोलन कैसे किया जाता है। इसीलिए सर हेनरी कॉटन लिखते हैं कि इस विधेयक और इसके विरोध में किए गए आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीयता पर जो प्रभाव डाला, वह प्रभाव विधेयक के मूल रूप में पारित होने पर कभी नहीं हो सकता था। अर्थात ये जो विवाद चला इल्बर्ट विधेयक को लेकर, इससे भारतीय जनता ये सीख गई थी कि हम किसी बात का विरोध कैसे कर सकते हैं, और अगर हम विरोध करेंगे किसी बात का संगठित रूप से तो हमें सफलता भी मिल सकती है। तो इन सब कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना डेवलप हुई। थैंक यू।